वेलकम टू बीइंग टीचर। मैं अंकिता अवस्थी। आज के इस मैराथन क्लास में आपको बीएड सेकेंड ईयर का जो पेपर नंबर फर्स्ट है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, मतलब भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, उनसे रिलेटेड जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है या कुछ गड़बड़ी लग रही है, उसके लिए आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा। जो मैं आपको ये क्वेश्चंस बता रही हूँ ये टॉपिक वाइज है, मतलब जैसे सिलेबस आपने देखा होगा तो उसमें जो पहला टॉपिक है उनसे रिलेटेड पहले क्वेश्चंस हैं, फिर दूसरा है, फिर उनसे रिलेटेड, मतलब आपको सीक्वेंस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ओके, जो इसकी पीडीएफ फाइल है वो हमारे टेलीग्राम के लिंक पे मिल जाएगी और जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, अब जो भी टाइम है उसमें फटाफट से रिवीजन करिए और जो भी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करा रही हूँ उनको फटाफट से अच्छे से समझिएगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा गया है वैदिक काल। वैदिक काल को बोलते हैं वैदिक पीरियड। इसका प्रारंभ माना जाता है, तो वैदिक काल का जो प्रारंभ है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। कब का? 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का। तो इसका बी नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय शिक्षा का आधार था। तो प्राचीन भारतीय शिक्षा, इसका बेस पूछा गया है, तो इसका बेस वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वैदिक पीरियड है, मतलब वैदिक काल जो है, इसमें शिक्षा का प्रारंभ हुआ था कौन से युग से? ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद से या फिर यजुर्वेद से? तो ये वैदिक काल में जो एजुकेशन है उसकी स्टार्टिंग हुई थी ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से। ए नंबर इज द राइट आंसर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज वैदिक काल में शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था ब्राह्मणों का, क्षत्रियों का, वैश्यों का या फिर शूद्रों का? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों का वैदिक काल में शिक्षा और सामाजिक व्यवस्था पर आधिपत्य था। अच्छा, आपको ये पता है ना कि वैदिक काल किसको कहते हैं, वैदिक पीरियड किसको कहते हैं? अब आप बोलेंगे डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, बट डेफिनेशन के अंदर से कुछ ना कुछ जरूर से पूछ लिया जाएगा और डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। ऑप्शन में आपको ये दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये किसकी डेफिनेशन है, या फिर आपको नाम दे दिया जाएगा और नीचे एक लाइन में आपको लिख दिया जाएगा और बोल दिया जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो वैदिक काल जो है ये सबसे पहले आप याद रखिएगा कि भारत में 2500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक वेदों के वर्चस्व की बात स्वीकार की जाती है। इतिहासकार जो है इस काल को वैदिक काल कहते हैं। जो ये काल है इसमें हमारे देश में एक समृद्ध शिक्षा प्रणाली का विकास हुआ और जो ये शिक्षा प्रणाली है इसी को हम वैदिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट हुआ ये वैदिक काल में हुआ था और ये जो प्रणाली है ये वैदिक दर्शन पर आधारित थी। ठीक है, जो शिक्षा पर अभी मैंने ब्राह्मणों से रिलेटेड चीज बताई, वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था। अतः कुछ विद्वान वैदिक काल शिक्षा को ब्राह्मणीय शिक्षा और कुछ हिंदू शिक्षा की भी संज्ञा देते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन लास्ट में मैंने आपको ब्राह्मणों से रिलेटेड बताया है, ये मेरा मोटिव यही बताने का था जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई है, इसको भी अच्छे से समझिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा मुख्यतः आधारित थी। जो वैदिक कालीन जो एजुकेशन थी वो किस पे आधारित थी? ऋग्वेद पे। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग किस अर्थ या रूप में हुआ है? तो वेदों में शिक्षा शब्द का प्रयोग हुआ था विद्या, ज्ञान, बोध और विनय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था। वैदिक काल में जीवन का मुख्य लक्ष्य था मोक्ष की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक काल में एजुकेशन थी मौखिक थी, लिखित थी, मतलब कि बोलने वाली थी, पढ़ने वाली थी, या फिर लिखने वाली थी, रिटन थी, या फिर ये दोनों थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो तब वैदिक काल में जो एजुकेशन थी वो मौखिक थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो जो अल्तेकर थे, डॉक्टर अल्तेकर ने ये स्टेटमेंट दिया था कि वैदिक युग से आज तक भारतीयों की शिक्षा की मुख्य अवधारणा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में हमें उचित मार्गदर्शन देने में रही है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि जो वैदिक पीरियड है इसमें शिक्षा का उद्देश्य क्या था, मोटिव क्या था शिक्षा का? तो वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था ईश्वर भक्ति और धार्मिकता की भावना का विकास करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
वैदिक पीरियड में शिक्षा दी जाती थी विद्यालय में, गुरुकुल में, मठों में या प्रगाढ़ में? तो ये जो शिक्षा दी जाती थी ये दी जाती थी गुरुकुल में। गुरुकुल से रिलेटेड आप चीज़ें पढ़ेंगे। आप इसमें क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जो आपने अगर इजी नोट्स पढ़े होंगे, इजी नोट में थ्योरी भी कुछ पढ़ी होगी, तो उसमें आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि वैदिक काल में गुरु के प्रति शिक्षक जो शिष्य थे उनका क्या कर्तव्य होता था, है ना। तो उसी में पूरे गुरुकुल के बारे में बताया गया है कि गुरुकुल में किस तरह से बच्चे रहते हैं और गुरु की किस हिसाब से पालन करते हैं, उनके बातों का पालन करते हैं और उनके प्रति क्या उनका कर्तव्य रहता है, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वैदिक काल में शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में, इसका आपको आंसर पहले से पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को ज्ञान, प्रकाश और शक्ति का ऐसा स्रोत माना जाता था जो हमारी शारीरिक विकास करके हमारे स्वभाव को परिवर्तित करती है और उत्कृष्ट बनाती है। ये कथन पूछा गया है कि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट भी डॉक्टर अल्तेकर के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? डॉक्टर अल्तेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कालीन शिक्षा कितने रूपों में बटी थी? जो वैदिक कालीन एजुकेशन थी वो कितने रूपों में बटी थी? रूपों में बटी थी, ये बटी थी 2 रूपों में। कंफ्यूज मत होइएगा, रूपों हैं मतलब रूपों, सॉरी, जो रूप है ये बोले गए हैं 2 रूप। वैदिक कालीन शिक्षा जो है ये 2 रूपों में बटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यारंभ संस्कार कितने वर्ष में होता था? तो विद्यारंभ संस्कार ये होता था 5 से 6 वर्ष में। कब से कब तक का? 5 से 6 वर्ष में। इसको मैं जब आगे आपको वीडियो दूंगी तो उसमें कुछ थ्योरेटिकल पोर्शन भी डाल दूंगी जिससे कि उससे और भी बहुत सारी चीजें आपको पता चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि सद्गुण ही ज्ञान है, ये स्टेटमेंट किसने दिया? तो ये सभी को पता होना चाहिए, जो सुकरात थे उन्होंने ये सद्गुण ही ज्ञान है स्टेटमेंट को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य, अभी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य मैंने आपको ये वाला बताया था, ईश्वर भक्ति की भावना और धार्मिकता का विकास, चारित्रिक विकास भी और व्यक्तित्व का भी विकास, ये सारी शिक्षा का उद्देश्य था। तो ये वैदिक काल में शिक्षा का उद्देश्य था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य था। तो विद्यारंभ संस्कार संपन्न कराने का कार्य पुरोहितों का था। किसका था? पुरोहितों का। नेक्स्ट है गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ गुरुकुल का परिवार, गुरु का परिवार। गुरुकुल का शाब्दिक अर्थ यही है, गुरु का परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुकुल की स्थापना की जाती थी, गुरुकुल की स्थापना की जाती थी कहाँ में? तो शहर के समीप, सरोवर के निकट, वन में, घर के समीप या फिर बस्तियों के समीप? तो सरोवर के निकट वन में। आपने ये देखा होगा पिक्चरों में भी कि सरोवर के निकट वन में गुरुकुल के मतलब कुछ स्कूल्स बने होते हैं। तो गुरुकुल की स्थापना कहाँ की जाती थी? सरोवर के निकट वन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण कार्य के अलावा गुरु का कार्य था उच्च शिक्षा पर चिंतन, भौतिक सिद्धांत पर चिंतन, आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन या फिर लौकिक सिद्धांत पर चिंतन? तो आध्यात्मिक सिद्धांत पर चिंतन था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था? गुरुकुल में किस वर्ग को शिक्षा, मतलब ऐसा कौन सा वर्ग था जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकता था, उसको ये अधिकार ही नहीं था? तो जो शूद्र वर्ग था उसको शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था गुरुकुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया 22 नंबर कि उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पहले कौन सा संस्कार होता है? तो उच्च शिक्षा प्रारंभ करने से पहले उपनयन का संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है? उपनयन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनयन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। क्या? उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप ले जाना। नेक्स्ट है गुरुकुल में शिक्षण सत्र होता था। तो गुरुकुल में शिक्षण सत्र 5 से 6 माह का होता था। 5 से 6 महीने तक की पढ़ाई होती थी गुरुकुल में पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन पर्यंत विद्या अध्ययन की छूट किस वर्ग को थी? मतलब जो विद्या अध्ययन होता है उसकी छूट किस वर्ग को थी? लाइफ टाइम तक का। तो ये था ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मणों को छूट थी विद्या अध्ययन की, है ना, लाइफ टाइम तक की आप वो फ्री में ही अपना पढ़ाई ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था। तो गुरुकुल में पाठ्यक्रम का आधार था लौकिकता और आध्यात्मिकता का। किसका? लौकिकता और आध्यात्मिकता का। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ये बौद्ध काल, बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड का इसमें समय पूछा जाएगा।
बौद्ध काल का समय माना जाता है। तो बौद्ध काल का स्टार्टिंग हुआ कब? बौद्ध काल का स्टार्टिंग हुआ था 600 ईसा पूर्व। कब तक? 1200 ईसा पूर्व तक का। तो बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ओके, याद रखिएगा, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता था। तो महात्मा गौतम बुद्ध का कार्यकाल माना जाता था 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व तक का। कब तक का? 563 ईसा पूर्व से 483 तक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। तो गौतम बुद्ध ने मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार और पवित्र जीवन को। किसको बताया? ज्ञान प्राप्ति, अहिंसा, सदाचार और पवित्र जीवन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा उचित रूप से विचार किए जाने पर प्राचीन हिंदू अथवा ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का केवल एक रूप है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट दिया था डॉक्टर मुखर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा पूर्णतः मठों से संबंधित थी और उन लोगों के लिए उद्दिष्ट थी जो संघ में प्रवेश करते थे अथवा प्रवेश का उद्देश्य भी रखते थे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो जो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था अल्तेकर, तो ये स्टेटमेंट दिया था अल्तेकर ने। किसने दिया था? अल्तेकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मठों में किस धर्म की शिक्षा दी जाती थी? तो मठों में बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। किसकी? बौद्ध धर्म की। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म में बल दिया गया। बौद्ध धर्म में किस पर बल दिया गया था? ये पूछा गया है। तो बौद्ध धर्म में निर्वाण प्राप्ति पर बल दिया गया। किस पर? निर्वाण प्राप्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ क्या है? तो महात्मा गौतम बुद्ध के अनुसार निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं की समाप्ति। किसका? इच्छाओं की समाप्ति निर्वाण का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, सही है। महात्मा गौतम बुद्ध ने कितने आर्य सत्य बताए? तो महात्मा गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए। कौन से? 4 आर्य सत्य। वो भी आगे आपको पता चल जाएंगे कौन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था कहाँ? महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। ये चीज शायद आपको पता भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था किसका? तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर नियंत्रण होता था बौद्ध संघों का नियंत्रण होता था। किस पे? बौद्ध शिक्षा प्रणाली पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। तो बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना था, धर्म ग्रंथों का पठन, ध्यान, मनन करना था और आध्यात्मिक एवं धार्मिक भावनाओं का विकास करना था। तो राइट आंसर इज डी नंबर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या कहता है? गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण किसको माना? तो गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण अज्ञानता को माना। किसको माना? अज्ञानता को माना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख उद्देश्य था निर्वाण को प्राप्त करना। किसको प्राप्त करना? निर्वाण प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी। आपको अगर दिख ना रहा हो तो थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ जी, अभी ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी। बौद्ध शिक्षा प्रणाली समुदाय प्रधान थी। कौन थी? समुदाय प्रधान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी राजा धर्मपाल ने। किसने की थी? राजा धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी। तो बौद्ध काल में शिक्षा दी जाती थी मठों और विहारों में। किसको? मठों और विहारों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपसंपदा संस्कार होता था। तो उपसंपदा संस्कार होता था बौद्ध काल में। कब? कहाँ होता था? बौद्ध काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? तो बौद्ध काल में विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ होते थे और उन्हें उपाध्याय क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? उपाध्याय। उपाध्याय के बारे में आप सभी को पता भी होगा, ये चीज बहुत ईजी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी। एक तो ये रूपों में रुपयों में चले जाते हैं, सॉरी। बौद्धकालीन शिक्षा कितने रूपों में व्यवस्थित थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा जो है ये प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इन दोनों में व्यवस्थित थी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों ही, मतलब कि प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी। तो प्रारंभिक शिक्षा जो थी मतलब प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो कितने वर्ष से प्रारंभ होती थी। तो वो प्रारंभ होती थी 6 वर्ष से। कितने वर्ष से? 6 वर्ष से। नेक्स्ट क्वेश्चन है पवज्जा संस्कार। जो पवज्जा संस्कार है ये कितने वर्ष की अवस्था में होता था। तो पवज्जा संस्कार होता था 6 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 6 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी विहारों में, मठों में, गुरुकुल में या फिर शिक्षा केंद्रों में। तो प्रारंभिक शिक्षा जो दी जाती थी वो दी जाती थी मठों में। प्रारंभिक शिक्षा पूछा गया है तो आप मठों में लगा करके आइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरुकुल में कब था। जब वैदिक काल में पूछा जाता है कि शिक्षा कब कहाँ दी जाती थी, तो वैदिक काल में शिक्षा पर ब्राह्मणों का आधिपत्य था और जो शिक्षा दी जाती थी वो कहाँ दी जाती थी? गुरुकुल में दी जाती थी। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है अब? 25 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत बालक द्वारा बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, ये मंत्र जो है इसका उच्चारण कब किया जाता था। तो इसका उच्चारण किया जाता था जब शिक्षा को प्रारंभ किया जाता था, उससे करने से पहले, शिक्षा प्रारंभ करने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे किस समय लिखा हुआ है। बात वही हुई है कि पहले के समय, मतलब जब शिक्षा प्रारंभ करने शुरू कर देते थे तब ये मंत्र शुरू किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पवज्जा संस्कार के बाद कितने आदेश दिए जाते थे। तो पवज्जा संस्कार के बाद 10 आदेश दिए जाते थे। कितने आदेश? 10 आदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा का माध्यम भाषा थी। प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा की मध्यम भाषा कौन थी, ये पूछा गया है। पाली। जो इसकी मध्यम भाषा थी वो थी पाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि कितने वर्ष की थी। तो उच्च शिक्षा में अध्ययन की अवधि 12 वर्ष की थी। कितने वर्ष की थी? 12 वर्ष की। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती है। उपसंपदा संस्कार के बाद प्रारंभ होती है। तो उपसंपदा जो है ये उच्च शिक्षा संस्कार के बाद प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था थी। तो बौद्ध काल में मुख्य शिक्षा संस्था विहार में थी। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं थी। तो बौद्ध काल में शिक्षा संस्थाएं विहार में थी, मठ में थी, शास्त्रार्थ में थी। तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि हमारा मीडिवल पीरियड मतलब मध्यकाल। इसका पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की थी। तो मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद गौरी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1192 में मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था। तो 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। कब? 1192। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वप्रथम गुलाम वंश की स्थापना हुई थी। तो गुलाम वंश की स्थापना करी गई थी 1206 से 1290 ईस्वी में। कब? 1206 से 1290 ईस्वी में। बी नंबर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलजी वंश की स्थापना हुई थी। तो खिलजी वंश की स्थापना हुई थी 1290 से 1320 में। कब? 1290 से 1320 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी। तो तुगलक वंश की स्थापना हुई थी 1320 से 1412 के बीच में। कब? 1320 से 1412 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये जो भी हम अपना आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, माना कि ये बहुत याद करना मुश्किल हो जाता है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हैं, है ना। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन 2 या 3 पूछ लिए जा सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 1-2 पूछ लिया जाएगा बस। ओके, लेकिन आपको याद तो करना ही है। अगर गलत हो गया तो मतलब वो पूरा जो क्वेश्चन है उसका कट पट चेक सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद वंश की स्थापना कब हुई थी। तो सैयद वंश की स्थापना हुई थी 1414 टू 1451। कब? 1414 टू 1451 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, लोधी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो लोधी वंश की स्थापना हुई थी 1451 टू 1526 में। कब? 1451 टू 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? तो मुगल वंश की स्थापना हुई थी 1526 टू 1757 में। 1526 टू 1757 में। ये बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे कि आपके दिमाग में भी मेरी आवाज़ गूंजे कि मैडम ने बोला था मुगल वंश की स्थापना 1526 टू 1757 में हुई थी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा एक विदेशी प्रणाली थी जो भारत में प्रतिरोपित की गई और अपनी नई भूमि में विकसित हुई, जिसका ब्राह्मणीय शिक्षा से अल्प संबंध था। ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये दिया था डॉक्टर केई का। केई के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया था। अब हम 10 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत का पहला मुसलमान शासक कौन था? तो भारत का पहला मुसलमान शासक मोहम्मद गौरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ था? तो ये युद्ध पूछा गया कि कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद मुस्लिम शासन का श्री गणेश हुआ था? तो जो हमारा तराइन का युद्ध हुआ था, तराइन के युद्ध के बाद श्री गणेश हुआ था मुस्लिम शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तराइन का युद्ध किस सन में हुआ था? अभी ये भी पूछ लिया। लो, पहले तो पूछ रहा है कि कौन सा युद्ध था, अब ये भी पूछ रहा है कि कौन से सन में हुआ था। चलिए, आपको पढ़ना तो है ही। तो 12 नंबर का आंसर है 1192 में हुआ था। कब हुआ था? 1192 में, मतलब 1192 ईस्वी में तराइन का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सा युद्ध हुआ था? बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद गौरी और किसके बीच में हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में इस्लामी शासन कब से कब तक का रहा था? तो भारतवर्ष में इस्लामी शासन जो था वो रहा था 1200 से 1700 के बीच। कब से? 1200 से 1700 तक का रहा था इस्लामी शासन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य था। तो मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य मुसलमानों में ज्ञान का प्रसार करना था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था, मुस्लिम संस्कृत का संरक्षण और प्रसार करना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया उपयुक्त सभी। तो शिक्षा का उद्देश्य ये सारे ही थे मुस्लिम काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम कालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को किस रूप में जाना जाता है? तो मध्यकालीन भारतीय शिक्षा को मुस्लिम कालीन शिक्षा के रूप में जाना जाता है। जो अभी मेरे मुंह से गलत निकल गया था वही सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन शिक्षा जो है ये किसको कहाँ दी जाती थी? तो मध्यकालीन शिक्षा जो है ये दी जाती थी गुरुकुलों में। मध्यकालीन शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मध्यकालीन शिक्षा दी जाती थी मकतब और मदरसों में। गुरुकुलों में तो दी जाती थी जो वैदिक कालीन शिक्षा थी। तो मध्यकालीन शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मकतब और मदरसों में। याद रखिएगा, मकतब और मदरस होता भी क्या ये मैं आपको बता भी चुकी हूँ। ओके, तो आप मकतब क्या होता है ये भी लिखिए एक लाइन में, और मदरस क्या होता है एक लाइन में, वो भी कॉमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। देखती हूँ कितना आप पढ़ाई कर रहे हैं इस टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिडवल में, मतलब मध्यकाल में, मिडवल पीरियड में प्रारंभिक शिक्षा दी जाती थी किसको? तो किस में दी जाती थी? मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा किस में दी जाती थी? तो मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा जो है वो मकतबों में दी जाती थी, जैसा यहाँ पे अभी ऊपर में बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित और सहारा देने का कार्य किस पर था? तो मध्यकालीन भारत में शिक्षा को संगठित और सहारा देने का कार्य राज्य पर था। किस पर था? राज्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति किस सम्राट के शासनकाल में हुई? तो मुस्लिम काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक उन्नति हुई थी अकबर के सम्राट के शासनकाल में। कब हुई थी? अकबर के सम्राट के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मकतब जो है ये किस भाषा का शब्द है? देखिए आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मकतब जो है, सारे इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मकतब है ये किस भाषा का शब्द है? तो ये जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका? अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म होती थी। तो मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में मकतब में प्रवेश के समय रस्म होती थी कौन सी? बिस्मिल्लाह की। कौन सी? बिस्मिल्लाह। जब एंट्री मारते थे तो बिस्मिल्लाह बोला जाता था।
तो इसकी रस्म होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः मस्जिद से जुड़ा हुआ मकतब प्राथमिक विद्यालय है जिसका मुख्य कार्य बालकों को कुरान के उन अंशों की शिक्षा देना था जिन्हें धार्मिक कार्यों और उनकी आस्थाओं को पूर्ण करने की दिशा में मन से जानने की अपेक्षा की जाती है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है, जो अभी मैंने ऊपर बताया, डॉक्टर कई के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर कई के द्वारा। तो ये दो से रिलेटेड हो गए, तो आप दोनों डेफिनेशन इनकी याद रखिएगा। अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होता है? तो बिस्मिल्लाह का अर्थ, आप जब स्टार्टिंग जब वो एंट्री मारते थे तो बिस्मिल्लाह बोलते थे, बिस्मिल्लाह की रस्म होती थी, तो फिर बिस्मिल्लाह का अर्थ क्या होगा? प्रारंभ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिस्मिल्लाह खानी, जो बिस्मिल्लाह खानी संस्कार, इसकी विधि कब तक की जाती थी? इसकी जो विधि है, इसकी विधि कब की जाती थी? सॉरी, हाँ, बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि जो है ये कब की जाती थी? हाँ, ये बोला गया है। बिस्मिल्लाह खानी संस्कार की विधि जो है ये कब की जाती थी? तो ये की जाती थी जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का हो जाता था। कब की जाती थी? 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का जब बालक हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला गया है 26 नंबर कि माँ बाप के द्वारा, एक नंबर, हाँ जी, माँ बाप के द्वारा बच्चों को दी जाने वाली सभी भेंटों में उदार शिक्षा की भेंट सर्वोत्तम है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था मोहम्मद साहब के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद साहब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दान में धन की अपेक्षा अपने बच्चों को देना कहीं अच्छा है। छात्रों के कलम की स्याही शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट भी मोहम्मद साहब के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है कि मकतबों में शिक्षण की विधि थी, कैसी थी? मौखिक, लिखित, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो मकतब थी उसकी उनमें शिक्षण की विधि थी मौखिक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि मदरसा शब्द जो है ये किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो जो मदरसा शब्द है ये लिया गया है फारसी भाषा के दरसा शब्द से। किससे लिया गया है? दरस शब्द से। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरसे उच्च शिक्षा के स्कूल थे, वे सामान्यतया मस्जिदों और दरगाहों से जुड़े थे, उनमें से कुछ विश्वविद्यालय के स्तर के अनुरूप उन्नति कर गए थे। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया ये दिया गया था डॉक्टर केई के द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर केई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदरसों में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी? तो मदरसे जो थे उनमें दी जाती थी शिक्षा उच्च प्रकार की, उच्च शिक्षा उनको दी जाती थी। एक बात आप लोगों से बोलनी है, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे वीडियोस को कम्प्लीटली देखते हैं और इसी से हम लोग का थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है। अभी कुछ ऐसा नहीं हुआ है, ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी, और जब बहुत अच्छा न्यूज़ आ जाएगा तो आप सभी को बताया जाएगा। और कुछ आप लोगों के लिए भी सोचा जा रहा है कुछ चीज़ करने के लिए कि आप लोग को ऐसा क्या किया जाए सभी को खुशी हो जाए। और वैसे तो हम लोग को बहुत खुशी है कि आप लोगों को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है और हम लोगों के लेक्चर बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं हम लोगों का, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर की अरबी, 31 का मैंने क्या आंसर बताया? हाँ जी, उच्च शिक्षा। नेक्स्ट है कि अरबी और फारसी भाषाओं का साहित्य और व्याकरण, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, कानून, ज्योतिष, गणित, इतिहास, भूगोल, यूनानी चिकित्सा और कृषि आदि शिक्षा किस शिक्षा के अंतर्गत आती थी? तो ये जो शिक्षा आती थी ये किसके अंतर्गत आती थी? ये आती थी हमारी लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आती थी? लौकिक शिक्षा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों का समाज में उच्च स्थान था और यद्यपि उनका वेतन अल्प था तथापि उनको सार्वजनिक सम्मान और विश्वास प्राप्त था। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट जो जफर थे उनके द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के छात्र को अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शित करने पर कौन सी उपाधि से विभूषित किया जाता है? क्या पूछा गया है कि तर्कशास्त्र और दर्शन शास्त्र के जो छात्र होते हैं उनको अद्वितीय प्रतिभा प्रदर्शन करने पर किस उपाधि से सम्मानित किया जाता है? तो उनको फाजिल उपाधि जो है ये उपाधि से विभूषित किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी, तो धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि कब किस में दी जाती थी? तो धर्मशास्त्र के छात्र को उपाधि दी जाती थी कौन सी? आलिम उपाधि दी जाती थी। कौन सी? आलिम उपाधि। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं, मुझे लगा स्टेटमेंट के बारे में पूछेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निजी घरों में बालिकाओं और धार्मिक शिक्षा देने के लिए मकतब थे जहां अधिक आयु की स्त्रियां उनको कुरान, गुलिस्तां, बोस्तां और सदाचार की पुस्तकें पढ़ाती थी। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट दिया गया था यूसुफ हुसैन के द्वारा। किसके द्वारा? यूसुफ हुसैन के द्वारा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा पूछा गया है मैकाले के विवरण पत्र और बेंटिक का संकल्प। 1835 मैकालेज मिनट्स एंड बेंटिक्स रिजोल्यूशन ऑफ 1835। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ। तो सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपको पता होगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ था कब? सन 1757 में, 1757 में। नेक्स्ट है पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत आया। कब आया था ये भारत? पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा जो है ये भारत आया था 27 मई 1498 में, मतलब 27 मई 1498 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया। तो पुर्तगालियों ने भारत पे व्यापार जो पूछा गया है, टाइम पूछा गया है कि कितने टाइम तक किया था। तो ये टाइम था लगभग 100 वर्षों का। कब का? 100 वर्षों तक पुर्तगालियों ने भारत पर व्यापार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी सन 1600 में, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। नेक्स्ट है कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब हुई? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी स्थापना की। कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता मदरसा की स्थापना किस सन में हुई थी? तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हुई थी 1781 में। कब हुई थी? 1781 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना कब हुई थी? तो संस्कृत कॉलेज बनारस की स्थापना हुई थी सन 1791 में। कब हुई थी? 1791 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी सन 1800 में। कब हुई थी? सन 1800 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? वही चीज़ पूछी गई है, इसकी स्थापना किसने की थी ये बोला गया है। तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई किसके द्वारा? तो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लॉर्ड मिंटो 1806 से 1813 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे, वे समर्थक थे। लॉर्ड मिंटो कब से कब तक की रहे थे? 1806 से 1813 तक भारत के कौन रहे थे? गवर्नर जनरल। और पूछा गया है वे समर्थक किसके थे? तो वे समर्थक थे प्राच्य साहित्य के। किसके थे? प्राच्य साहित्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1813 के चार्टर में राज्य शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। इसने आधुनिक भारतीय शिक्षा के प्रथम काल को समाप्त करके भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ दिया। तो ये बोला गया है किसके द्वारा? ये स्टेटमेंट किसने दिया है? तो ये स्टेटमेंट पढ़ने के लिए हमें ऑप्शन पढ़ने होंगे। ऑप्शन दिए गए हावेल के द्वारा, नरुला और नाइक के द्वारा, रिचर ने दिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया था, ये दिया गया था नरुला एवं नाइक के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व किस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया? तो भारत में शिक्षा के प्रसार का दायित्व जो चार्टर दिया गया, ये दिया गया 1813 का। ये जो चार्टर है, इस चार्टर के अंतर्गत कंपनी पर निर्धारित कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की जनसाधारण, एक मिनट थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ। गुड, अभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित कर दी थी? जनसाधारण की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष कितनी धनराशि सुरक्षित कर दी थी? तो 1 लाख रुपए तक की धनराशि जो है वो सुरक्षित कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद कितने वर्षों तक चला था? तो जो ये विवाद था ये चला था 1813 टू 1833 तक का। ओके, 1813 टू 1833। ओके। नेक्स्ट है प्राच्यवादी दल में मुख्य रूप से कंपनी
के अधिकारी थे। प्राच्यवादी दल जो है इसके मुख्य रूप से कंपनी के अधिकारी कौन थे? तो इसमें अधिकारी वॉरेन हेस्टिंग्स थे, जॉनथन डंकन थे और लॉर्ड मिंटो थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के सचिव कौन थे, सेक्रेटरी कौन थे? तो बंगाल प्रांत के शिक्षा विभाग के जो सेक्रेटरी थे वो थे प्रिसेप। कौन थे? प्रिसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारतीय कभी भी अंग्रेजी भाषा के विद्वान नहीं हो सकते। यदि उन्हें अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाध्य किया जाएगा तो उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट भी दिया गया है प्रिसेप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस नीति के अनुसार हुई? बहुत इजी क्वेश्चन है। जो प्राच्य शिक्षा विधि नीति है इसके अनुसार संस्कृत कॉलेज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर की भारतीयों की संस्कृत धर्म और दर्शन केंद्रित है क्या? प्राच्य साहित्य में, पाश्चात्य साहित्य में, या फिर ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? प्राच्य साहित्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो ब्रिटिश संसद ने भारत की भावी शिक्षा नीति पर विचार करके शैक्षिक अनुदान की राशि 1 लाख से बढ़ा करके कर दी है 10 लाख रुपए तक की। कितनी कर दी थी? 10 लाख रुपए तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? बहुत इजी क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय ने क्या किया था? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो अगर कोई पूछे कि कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना किसने करी, तो राजा राम मोहन राय का नाम ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को लोक शिक्षा की सामान्य समिति के सचिव ने किस गवर्नर के समक्ष प्रस्तुत किया? तो ये प्रस्तुत किया था विलियम बेंटिंक के। किसके? विलियम बेंटिंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के अंतिम निर्णय को भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समक्ष किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो ये किया गया था जनवरी 1834 में। कब किया गया था? जनवरी 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड बेंटिक ने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का प्रधान किसे नियुक्त किया? तो जो लॉर्ड बेंटिक थे इन्होंने लोक शिक्षा की सामान्य समिति का जो प्रधान है ये चुना था लॉर्ड मैकाले को। किसको चुना था? लॉर्ड मैकाले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 ईस्वी में किसने की थी? तो कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 में, 1 मिनट यहाँ पे देख लेती हूँ क्या पूछा गया है। हाँ जी, कलकत्ता विश्वविद्यालय समाज की स्थापना 1817 में पूछा गया है किसने की थी? तो 1817 में की थी विवेकानंद ने। किसने की थी? विवेकानंद में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं मानते हैं डी नंबर देख लीजिए 25 का। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बोल रहा है एडम रिपोर्ट और इसकी सिफारिशें, मतलब इसके बारे में हमको पढ़ना है। एडम्स रिपोर्ट एंड इट्स रिकमेंडेशंस। आप लोग थक गए होंगे तो पानी पी लीजिए, बोर हो रहे हैं अगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैसे बोर तो होने नहीं दे रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ ठीक से, वैसे आपके एग्जाम में तो बोर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसका वह दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही किसी भी समाज का विकास किया जा सकता है? तो ये किसका विकास था? ये एडम का विकास था। किसका था विश्वास? था एडम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने एडम को बिहार तथा बंगाल में शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करने का कार्य सौंपा था? तो ये सौंपा था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ये सौंपा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया था। एडम की रिपोर्टों में सच्चा वर्णन किया गया था तत्कालीन भारतीय शिक्षा पद्धति का, तत्कालीन भारतीय शिक्षा व्यवस्था का और भारतीयों का शिक्षा के प्रति प्रेम। तो इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1835 टू 1838 के बीच बंगाल में शिक्षा के स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन करके एडम ने शिक्षा पर अपनी प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी।
कब प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? 1 जुलाई 1835 को। कब की थी? 1 जुलाई 1835 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे। तो एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे जनसंख्या के अनुसार संस्थाओं की संख्या, शिक्षा का स्वरूप और शिक्षा संस्थाओं का उचित वितरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। डी नंबर इज द राइट आंसर। ये प्रथम रिपोर्ट के संपादक थे, एडम की प्रथम रिपोर्ट के मापदंड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम की प्रथम रिपोर्ट में बंगाल में कितने व्यक्तियों की एक पाठशाला का वर्णन किया गया था? तो इसमें 400 व्यक्तियों की पाठशाला का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1801 के सर्वप्रथम सर्वेक्षण, हाँ जी, 1801 के सर्वेक्षण के अनुसार बंगाल तथा बिहार में कितने बालकों हेतु एक देसी पाठशाला थी? तो ये बोला गया है डी 63 बालकों हेतु एक देशी पाठशाला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 जुलाई 1835 को प्रस्तुत एडम की प्रथम शिक्षा रिपोर्ट में शिक्षा का जो स्वरूप प्रस्तुत किया गया उसमें क्या शामिल था? तो उसमें शामिल था, यहाँ पे एक बार देखिएगा, ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। हाँ जी, ये हैं ऑप्शंस 8 नंबर के। प्राथमिक पाठशालाओं में 5 से 6 वर्ष की अवस्था से छात्र शिक्षा प्रारंभ करते थे और 10 से 11 वर्ष की आयु तक पढ़ते थे, या फिर अंगुली की सहायता से रेत पर अक्षर बनाना सिखाया जाता था, या फिर रेत के पश्चात आटे पर तथा बाण पत्र पर स्याही से लिखना सिखाया जाता था। इन तीनों के बारे में अच्छे से आप रूबरू होंगे, आपको अच्छे से पता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी कब? तो शिक्षा पर एडम ने अपनी दूसरी रिपोर्ट 23 दिसंबर 1836 को प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा पर एडम की दूसरी रिपोर्ट किस जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी? तो शिक्षा पर एडम के द्वारा जो रिपोर्ट दी गई थी ये नेटोर जिले में किए गए सर्वेक्षण पर आधारित थी। किसके? नेटोर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था? तो एडम के अनुसार जो हमारा लिखा हुआ है भारतीय भाषा और साहित्य तथा ज्ञान विज्ञान का अध्ययन भारतीय भाषाओं के माध्यम से ही करवाया जाए, और जो दूसरा लिखा हुआ है निस्पंदन सिद्धांतों को लागू न किया जाए। तीसरा लिखा हुआ है कि कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ कृषि शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोला गया है एडम के अनुसार जन शिक्षा योजना को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जा सकता था। तो ये करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मिनट, हाँ जी, सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश किस प्राच्यवादी विचारक द्वारा की गई थी? तो सरकार की तरफ से स्कूलों को आर्थिक सहायता दिए जाने की सिफारिश जो की गई थी ये एडम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एडम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में गद्य साहित्य का इतिहास प्रारंभ हुआ अंग्रेजी की गद्य रचनाओं से के अनुवाद से। किससे? अंग्रेजी की जो गद्य रचनाएं हैं उनके अनुवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि भारत के लेखकों ने निबंध लिखते समय अनुकरण किया था। किसका? तो जब वो निबंध लिखे तो उन्होंने अनुकरण किया पाश्चात्य विचारधारा का, शैली का और विषयों का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर इज द राइट आंसर। कौन सा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है। तो भारतीय साहित्य में एकांकी का विकास परिणाम है पाश्चात्य प्रभाव का। किसका है? पाश्चात्य प्रभाव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित था। तो एडम्स प्रतिवेदन का प्रथम भाग संबंधित था शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। किससे था? शैक्षिक आंकड़ों के संकलन से। कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, अगर रहे तो पूछेगा जरूर से, क्योंकि एग्जाम है आपका, और अगर जरा सा भी गड़बड़ हो जाएगा तो फिर नंबर दिक्कत पड़ेगा। अब हम पढ़ते हैं वुड डिस्पैच 1854। कब? वुड का घोषणा पत्र 1854।
इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वुड का घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था। तो वुड का घोषणा पत्र प्रकाशित हुआ था 1854 में। सी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य था। तो वुड के घोषणा पत्र का प्रमुख उद्देश्य भारतीय शिक्षा विवादों को हल करना था, भारतीय शिक्षा विकास का मूल्यांकन करना था, मिशनरियों की शिकायतें दूर करना था। तो क्या आंसर हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी की बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष कब बने थे। तो ये अध्यक्ष बने थे 1854 में, जो ऊपर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी। तो कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी, कब की थी? 20 जुलाई 1853 को। कब की थी? 20 जुलाई 1853 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर। एक मिनट रुकेगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया। तो चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को नाम दिया गया कौन सा? शिक्षा का घोषणा पत्र, शिक्षा का आदेश पत्र, शिक्षा का महाधिकार पत्र और उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। एक मिनट रुकिए, जरा कंफ्यूजन हो गई है थोड़ी सी। यहाँ पे बोला गया है कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा कब की थी। तो कंपनी के संचालकों ने भारतीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी 19 जुलाई 1854 को, क्योंकि 1854 में ही तो चीज़ें हुई थी ना ऊपर, ये अध्यक्ष भी इसी में बने थे। तो ये जो भारतीय शिक्षा नीति की जो घोषणा की गई थी वो की गई थी 19 जुलाई 1854। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई है, प्लीज़ आप इसको कंफर्म कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को क्या नाम दिया गया। तो चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र को नाम दिया गया था उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में किस भाषा को महत्व दिया गया। तो चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में जो भाषा का दिया गया नाम वो थी प्राच्य भाषा और पाश्चात्य भाषा, दोनों का ए और बी दोनों ही करेक्ट आंसर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर है कि चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र के अनुसार उच्च शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए। तो उच्च शिक्षा का माध्यम होना चाहिए अंग्रेजी भाषा और हिंदी, दोनों ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड के आज्ञा पत्र में किस भाषा को महत्व को स्वीकारा गया है। किस भाषा के महत्व को स्वीकारा गया है। तो ये स्वीकारा गया है अरबी भाषा के महत्व को और संस्कृत भाषा के महत्व को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। थोड़ा मैं पहले वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गई, बस इसलिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था। हाँ जी, फिर है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि यह आज्ञा पत्र वुड का भारतीय शिक्षा का शिलाधार कहा जाता है तथा ये भी कहा जाता है कि इसने हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास किया। ये स्टेटमेंट किसका है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया गया ये दिया गया था डॉक्टर एन बसु का। किसका? डॉक्टर एन बसु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये संपूर्ण भारत के लिए शिक्षा की इतनी व्यापक और विस्तृत योजना थी जिसमें स्थानीय या केंद्रीय शक्ति सुझाव देने के लिए साहस नहीं करते थे। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट दिया गया डलहौजी के द्वारा। अब देखिएगा, ये मुझे आपको बोलना है कि 10 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। एक बार आप इसको करेक्ट करके गूगल से या सर्च मारें या कहीं से देख लीजिए, एक बार मुझे बताइएगा आप कॉमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर। किसका करेक्ट आंसर? 10 का थोड़ा करेक्ट आंसर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1854 का आज्ञा पत्र भारतीय शिक्षा के इतिहास में चरम बिंदु है। जो कुछ उससे पहले हुआ वह उसकी ओर संकेत करता है और जो कुछ उसके बाद हुआ वह उससे निकला है। तो ये स्टेटमेंट बोला गया है, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है। तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया है ये दिया गया है जेम्स के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? जेम्स के द्वारा। अब हम बढ़ते हैं अपने 12 नंबर क्वेश्चन पे। 12 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि वुड के आज्ञा पत्र का मुख्य दोष शिक्षा का गलत उद्देश्य था। ये सर्वोत्तम बातों जिन्हें पूर्व और पश्चिम दोनों प्रस्तुत करते थे, इसका सामंजस्य न होकर केवल यूरोपीय ज्ञान था। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये भगवान दयाल के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया था। नेक्स्ट है आज्ञा पत्र ने देश की प्राचीन परंपराओं की जानकारी नहीं की थी और यह भी विचार नहीं किया था कि देश में शिक्षा एक धार्मिक संस्कार थी। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये जो स्टेटमेंट था ये था डॉक्टर मुखर्जी का। ये डॉक्टर मुखर्जी ने स्टेटमेंट दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड के आज्ञा पत्र के लेखकों का उद्देश्य यह नहीं था कि शिक्षा नेतृत्व के लिए हो, शिक्षा भारत के औद्योगिक पुनरुत्थान के लिए हो, और शिक्षा मातृभूमि की रक्षा के लिए हो, शिक्षा भारत के लिए हो जिसकी आवश्यकता स्वतंत्र राष्ट्र के नागरिकों को हो। ये स्टेटमेंट किसने लिखा? तो जो ये स्टेटमेंट दिया गया, ये दिया गया था परांजपे के द्वारा। किसके द्वारा? परांजपे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इस अतिशयोक्ति शब्दों के लिए कोई औचित्य नहीं पाते हैं जिसमें कुछ इतिहासकारों ने आज्ञा पत्र का वर्णन किया है और यहाँ तक कि इसे भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा है। तो ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? ये स्टेटमेंट जो अभी एक बार मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन के बारे में बताया था, एक ऊपर इन्होंने डेफिनेशन स्टेटमेंट दे भी दिया है और एक ये दिया है, तो रिलेट करके याद कर लीजिए, नरुला एवं नायक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञा पत्र की संस्तुति के आधार पर 1857 में किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो 1857 में ये मुंबई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इनमें सभी आज्ञा पत्र के संस्तुति के आधार पर 1857 में इन सब की स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कितने अनुच्छेद का था? तो चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र 100 अनुच्छेद का था। कितने अनुच्छेद का? 100 अनुच्छेद का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वुड का आज्ञा पत्र भारत में शिक्षा का महाधिकार पत्र है, ये किसने कहा है? तो ये कहा था रिचे ने। किसने कहा था? रिचे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज्ञा पत्र ने निस्पंदन सिद्धांत को अनुपयोगी घोषित करके किसकी शिक्षा पर बल दिया था? ये जो शिक्षा दी गई थी, ये जनसाधारण की शिक्षा पर बल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञा पत्र ने व्यावसायिक शिक्षा की संस्थाओं की स्थापना करके समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। किसकी समस्या के समाधान के लिए कार्य किया? बेरोजगारों की समस्या के समाधान के लिए कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञा पत्र ने किस भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया? तो आज्ञा पत्र ने जो हमारा लिखा हुआ है देसी भाषा, इस भाषा के पाठ्यक्रम को स्थान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञा पत्र ने किस भाषा को माध्यम बनाया? तो जो आज्ञा पत्र था, इसने अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की आज्ञा पत्र में माध्यमिक और उच्च स्तर पर किस भाषा को महत्व दिया गया था? तो आज्ञा पत्र में माध्यमिक और उच्च स्तर पर जो अंग्रेजी भाषा है, इसको महत्व दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है कि आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए किस विश्वविद्यालय को आदर्श माना? तो ये लंदन विश्वविद्यालय को आदर्श माना था आज्ञा पत्र ने भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर है कि घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो घोषणा पत्र के अनुसार बालक की शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी को स्थान दिया गया था। तो आज्ञा पत्र में संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा को स्थान दिया गया था संपूर्ण पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा में एक नए युग का प्रारंभ हुआ, इसे हम क्या कहते हैं? महाधिकार पत्र। ओके, याद रखेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारतीय शिक्षा आयोग मतलब हंटर आयोग 1882 मतलब इंडियन एजुकेशन कमीशन, हंटर कमीशन 1882। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारतीय शिक्षा का आयोग का गठन हुआ था 3 फरवरी 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर है कि भारतीय शिक्षा आयोग की किसने नियुक्त की? तो भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति करी गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1880 में ब्रिटिश लोकसभा द्वारा भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। तो सन 1880 में ब्रिटिश लोकसभा द्वारा भारत का गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया गया था उसको बोलते हैं लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग के गवर्नर जनरल ने कार्यकारिणी का सदस्य किसे बनाया? तो ये बनाया था विलियम हंटर को। विलियम हंटर को कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, ऊपर ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग में कितने सदस्य थे? तो हंटर आयोग में सदस्य थे 20। कितने सदस्य थे? 20 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हंटर आयोग में कितने सदस्य भारतीय थे? तो हंटर आयोग में 7 सदस्य भारतीय थे और जो 13 सदस्य थे वो हंटर आयोग में एक्स्ट्रा में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलग के थे मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों और संस्तुतियों का कितने पृष्ठ का प्रतिवेदन तैयार किया? तो भारतीय शिक्षा आयोग ने अपने सुझावों और संस्तुतियों का पृष्ठ पूछा गया है कि कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया? तो ये 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया गया था। आयोग ने 600 पृष्ठों का प्रतिवेदन सरकार के समक्ष कब प्रस्तुत किया था? तो ये 1883 में प्रस्तुत किया गया था। आयोग के 600 पृष्ठों के प्रतिवेदन में कौन सा महत्वपूर्ण सुझाव और संस्तुतियां प्रस्तुत की गई थीं? तो आयोग के 600 पृष्ठों में के प्रतिवेदन में इसमें बोला गया है कौन सी ऐसी शिक्षा है? तो इसमें जो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और कॉलेज शिक्षा, ये जो तीनों शिक्षाएं हैं, इन तीनों ही शिक्षाएं बहुत ही सुझाव और संस्तुतियां इन्हीं के द्वारा प्रस्तुत करी गई थी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान दशा को खोजना। ठीक, प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान दशा की खोज इसका मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति के लिए कौन से पहलुओं पर संस्तुति प्रस्तुत की थी? तो आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की प्रगति के लिए जो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, पहले आप ऑप्शन पढ़िएगा। ऑप्शन जब पढ़ेंगे तो आप करेक्ट आंसर लगा के आएंगे उपयुक्त सभी पे, क्योंकि नीति, विधान और प्रशासन और विद्यालय प्रशासन ये पहलुओं पर संस्तुति प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा होनी चाहिए? तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम देसी भाषा होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विधान और प्रशासन के लिए किसे आदर्श माना है? तो आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विधान और प्रशासन के लिए आदर्श माना है काउंटी काउंसिल को। किसको? काउंटी काउंसिल को। नेक्स्ट है कि शिक्षा अधिनियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौंपा गया? तो शिक्षा अधिनियमों के अनुसार प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व सौंपा गया काउंटी काउंसिल को। किसको? काउंटी काउंसिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा के किन महत्वपूर्ण पहलुओं पर संस्तुति की थी? तो विधान और प्रशासन पर, वित्त पर, देशी विद्यालय पर। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया कि भारतीय शिक्षा आयोग में प्रारंभिक शिक्षा के कौन कौन से कार्य होंगे? तो भारतीय शिक्षा आयोग में प्रारंभिक शिक्षा के कार्य होंगे अपनी आय व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना, दूसरा स्कूलों का समुचित अभिलेख तैयार करना, तीसरा स्कूल के भवन बनाना। तो इज द राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर है कि प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए कौन नियम बनाएगा? स्वायत्त शासी संस्थाएं। स्वायत्त शासी संस्थाएं नियम बनाएंगी प्राथमिक स्कूलों को आर्थिक सहायता देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय प्रशासन के लिए किन विषयों पर संस्तुति दी? तो आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के विद्यालय प्रशासन के लिए जो पाठ्यक्रम है, परीक्षा प्रणाली है, पाठ्यपुस्तक है, इन तीनों विषयों पर संस्तुति दी। तो इसका करेक्ट आंसर है डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में क्या संस्तुतियां प्रस्तुत की? आयोग ने प्राथमिक शिक्षा के लिए शिक्षक प्रशिक्षण में क्या संस्तुतियां प्रस्तुत की? तो इसका करेक्ट आंसर है ये सभी संस्तुतियां प्रस्तुत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 21 कि आयोग के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा के लिए प्रांतीय सरकारें कितना कोष स्थानीय निकायों को प्रदान करें? तो ये उपरोक्त ए और बी, संपूर्ण व्यय का 1/3 भाग और स्थानीय कोष का 1/2 भाग। तो इसका करेक्ट आंसर है सी नंबर ए और बी, इतना कोष स्थानीय निकाय को प्रदान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा से संबंधित देशी विद्यालयों का भार किसे सौंपा जाए? तो देशी विद्यालयों का जो भार है वो सौंपा जाए स्थानीय परिषद को। किसको? स्थानीय परिषद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर की, सरकार का कर्तव्य प्रत्येक जिले में न केवल एक हाई स्कूल की स्थापना करना है, उसके पश्चात उस जिले की माध्यमिक शिक्षा का प्रसार व्यक्तिगत प्रयासों पर छोड़ देना चाहिए। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो ये स्टेटमेंट हंटर आयोग के द्वारा दिया। ये आयोग जो था इसने ये स्टेटमेंट दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी क्षेत्र में अंग्रेजी शिक्षा के लिए राज्य द्वारा माध्यमिक स्कूल की स्थापना आवश्यक प्रतीत हो तो सहायता अनुदान प्रणाली पर आधारित होती है। ये किसने कहा? तो ये कहा हंटर आयोग ने। किसने कहा? हंटर आयोग ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को कितने भागों में बांटा है? तो आयोग ने माध्यमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम को बांटा है आ कोर्स और बा कोर्स, मतलब ए और बी दोनों इसके करेक्ट आंसर हैं। तो ये हो गए आपके 7 सेट सॉल्व, मतलब 7 टॉपिक्स जो हैं वो आपके कंप्लीट हो गए। ये 7 टॉपिक आपके कौन कौन से मैंने बताया? सबसे पहले आपको मैंने बताया वैदिक वाला, फिर दूसरा बताया बौद्ध काल, फिर थर्ड बताया मध्यकाल, फिर चौथा बताया मैकाले के विवरण पत्र और बेंटिक का संकल्प, पांचवा बताया एडम रिपोर्ट और उसकी सिफारिशें, फिर छठा बताया वुड का घोषणा पत्र और सातवां बताया भारतीय शिक्षा आयोग मतलब हंटर आयोग जो हुआ था 1882 में। ठीक है, हंटर आयोग कब हुआ? 1882 में। वुड का घोषणा पत्र कब हुआ? 1854 में। और एडम रिपोर्ट और इसकी सिफारिशों के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके गुण दोष के बारे में मैंने आपको बताया। ये जो रिपोर्ट है 1835 टू 1838 के बीच में टिप्पणी आपको बताई मैंने। और जो मैकाले के विवरण पत्र और बेंटिक का संकल्प कब हुआ? 1835 में। तो ये जो हमारे पीरियड्स हैं, ये पीरियड के जो हमारा टाइमिंग दिया हुआ है ये याद रखेगा। जैसे सैंडलर आयोग है और सार्जेंट प्रतिवेदन है, ये सारे आपको जैसे मतलब ये इस सब्जेक्ट से नहीं बता रही हूँ, मतलब आपको एक नॉर्मल उसमें बता रही हूँ कि ये चीज़ें सारी पूछी जा सकती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था मकतब और मदरसा के बारे में, और सैंडलर आयोग बल्कि इसी उसमें है, मतलब पेपर में, इसी पेपर में है। और सार्जेंट प्रतिवेदन भी इसी पेपर में है। मुदालियर आयोग भी है, मुदालियर आयोग को पढ़ना है आपको। मकतब मदरसा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई भी हैं। अच्छे से समझिए, सारे वीडियोज़ को देखिए। अगर कन्फ्यूज़न है तो आप बताइएगा। अब आगे आपका बताना है, मुझे कौन सा बताना है, वो तो हो गया। हाँ, लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति आपने पढ़ी होगी, ये बताना है। सैंडलर आयोग बताना है। वर्धा शिक्षा योजना बतानी है जो हुई थी 1937 में। सार्जेंट रिपोर्ट है। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है, राधाकृष्णन आयोग वाला जो है। मुदालियर आयोग है, कोठारी आयोग है, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी मुझे बतानी रह गई हैं। तो ये फटाफट से आपको नेक्स्ट वीडियो में भी पता चल जाएंगी। ठीक है, PDF टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ से ले लीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि हाँ अच्छा है वीडियो, आप लोग ऐसे वीडियो और बनाइए। वैसे भी सारे वीडियो बना ही रहे हैं। फीडबैक जरूर से दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं चैनल पे। ओके, थैंक यू सो मच।